जी गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? जी, हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे भाई? पीछा करने की। ठीक है। पीछा करना, कौन किसका पीछा कर रहा है इसमें? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर, आ रही है। बहुत देर में रिस्पॉन्स करते हो कि मेरी आवाज़ ही देर में पहुंचती है आप लोगों तक? जी। सर कोई पुरुष स्त्री का पीछा कर रहा है। जब ये अमेंडमेंट की बात चल रही थी, कब अमेंड हुआ भाई? ये अमेंडमेंट कब हुआ? सर 2013 में। तो जब 2013 में ये अमेंडमेंट पर जो है ना, संसद में इस पर चर्चा हो रही थी, तो चर्चा के दौरान शरद यादव एक आरजेडी के नेता थे, जो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है। आरजेडी के सांसद थे शरद यादव। जेडीयू के थे। हाँ सॉरी, जेडीयू के, आरजेडी के नहीं, जेडीयू के। तो शरद यादव। हाँ, शरद यादव। तो उनको मैं सुन रहा था जब वो वहाँ संसद में स्पीच कर रहे थे, तो वो इस धारा के खिलाफ बोल रहे थे। 356D के वो फेवर में नहीं थे। उनका इस धारा में जो पीछा करना अपराध बताया गया है, उनका मत ये था, मैं लाइव उनको सुन रहा था, कि भी इससे तो जो प्यार मोहब्बत की जो बातें होती हैं, कोई लड़की का लड़का पीछा करेगा तभी तो उनमें इश्क पैदा होगा, तभी तो वो आशिक बनेंगे, इस टाइप की बातें जो हैं संसद के अंदर। यादव जी के विचार थे ये। या आप यहाँ संसद में आप अपने कुछ भी विचार रख सकते हैं, ठीक है। तो वो जब संशोधन के ऊपर, चूंकि कोई भी संशोधन होगा, इस तरह का संशोधन होता है, तो संसद में बिल पास होता है बाकायदा उसके लिए, और उस बिल पर चर्चा होती है ना। वो आप लोग सब जान ही रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मैम आपको सब पढ़ा रही हैं, बता रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चल रहा है भाई? कहाँ तक पहुँचा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक पहुँचा है? 165। अब वो तो आप लोगों को पता होगा भाई, मुझे क्या पता। 165 तक पहुँच गया है। चलिए, तो देखिए 354 घ जो कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उसके व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है, अथवा सेकंड कह रहा है कि जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है। तो देखिए, जो 354 घा का जो क्लोज 1 है, वो पीछा करने को परिभाषित कर रहा है, और दो प्रकार से पीछा करना बताया जा रहा है। जो सब क्लोज फर्स्ट है इसका, वो तो फिजिकल रूप से पीछा करना बता रहा है कि फिजिकली आप उसका पीछा कर रहे हैं, और जो सेकंड पार्ट है ये आप जी, तो दोनों प्रकार का पीछा करना आप समझ गए। पहले वाले में तो फिजिकल रूप से पीछा कर रहा है, सेकंड वाले में वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट में, ईमेल या अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। ठीक है। बार बार किसी महिला को फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, वो मना कर रही है, वो रिजेक्ट कर रही है, आप फिर भेज रहे हैं, या किसी को आप किसी
व्हाट्सएप वगैरह पे उसको पीछा कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, जैसा भी उसको अपना मैसेज भेज रहे हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो इस टाइप के मामले भी यहाँ 354D में कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रोविज़ो है वो प्रोविज़ो कह रहा है कि परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा। कैसा आचरण? यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है, क्या साबित कर देता है? कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन से किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी है और उसका काम है कि वो किसी अपराध के निवारण के लिए किसी स्त्री का पीछा करे, उसको फॉलो करे, तो ऐसी अवस्था में ये धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, उसको यहाँ प्रोविज़ो में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। क्लियर हुआ भाई? प्रोविज़ो का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया? यस सर। भाई कोई पुलिसकर्मी है या कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, डिटेक्टिव है, इस टाइप का वो काम कर रहा है, तो और वो उत्तरदायित्व किसके द्वारा सौंपा जाना चाहिए? राज्य द्वारा सौंपा जाना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली कह रहा है कि ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था। ठीक है, ऐसा कृत्य जो है किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त, या तो कोई लॉ के अंतर्गत वो कर रहा है या किसी लॉ के अंतर्गत कोई कंडीशन, कोई शर्त ऐसी है या कोई अपेक्षा ऐसी है उस व्यक्ति से कि उसका पालन करने के लिए वैसा वो पीछा कर रहा था, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। और नंबर 3 कह रहा है कि विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था। तो कोई विशेष परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में आपका वैसा कार्य रीजनेबल था और जस्टिफाई था, तब ये 1 2 3 3 जो प्रोविज़ो हैं, इन प्रोविज़ो के तहत यदि एक्यूज अपना मामला साबित कर देता है तो उस पर 354D नहीं लगेगा। क्लियर हुआ भाई? कुछ समझ आ रहा है? अब इसका जो 354 का जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज इसकी पेनल्टी की बात करता है। 30 नंबर जो है विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति को जी हाँ, नंबर जो है तीसरा एक बार रिपीट कर दो। देखिए, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था। मान लीजिए आपका कोई महिला इस तरह के संदेह, आप किसी महिला पर संदेह है कि कोई वो चोरी करके या कुछ ऐसा करके निकली है और आप उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका उद्देश्य यहाँ 354D में जो स्टॉकिंग है उस स्टॉकिंग में नहीं आएगा। वो आपके पास आपका जो पीछा करना है वो रीजनेबल है और आप ये साबित कर देते हैं कि भाई इस वजह से इसका पीछा किया जा रहा था। भाई मान लीजिए आपके घर से कोई महिला कुछ चोरी करके निकल ली और आपने उसका पीछा किया, पूछा भाई कोई महिला देखी क्या, ऐसे पूछ के आदमी उसके पीछे हो लिया, तो वहाँ ऐसी अवस्था में आपका जो कृत्य है वो उन विशेष परिस्थितियों में है और आप अपनी जो संपत्ति वो चुरा के ले गई है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वैसी अवस्था में अब वो महिला आप पे आरोप लगाने लगे कि भाई ये तो मेरा पीछा कर रहा है, तो वहाँ आपका पीछा करने का उद्देश्य क्या है? आप विशिष्ट परिस्थितियों में पीछा कर रहे हैं और अपनी चोरी गई संपत्ति को रिकवरी के संबंध में। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। जी, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, सभी को हो रही है या एनु जी को ही हो रही है? सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ कट रही है, एक मिनट। जी हेलो हेलो, अभी तो ठीक आ रही है सर। आशा करते हैं कि आगे भी ठीक ही आए। जी, तो जो फर्स्ट इसका क्लोज है वो आपका डेफिनेशन जो है वो कुछ धाराओं के पिनल क्लोज और डेफिनेशन क्लोज अलग अलग होते हैं और कुछ धाराओं में पिनल क्लोज और डेफिनेशन क्लोज एक ही धारा में समाहित कर दिए जाते हैं। तो 354D जो हम ये ऐसी धाराएं पढ़ रहे हैं, इनमें सब में परिभाषा भी बताई गई है और साथ साथ
पेनल्टी भी उसी धारा में बताई गई है। तो जो इसकी पेनल्टी है वो बात कर रहा है कि जो कोई पीछा करने का अपराध करता है वह प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा दूसरी और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यानी कि इसमें अगर कोई पहली बार अपराध करेगा तो पहली बार तो 3 वर्ष तक का कारावास का है, तो सेकंड टाइम के लिए क्या स्थिति है, उसकी सजा बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। वर्धित दंड आपने आईपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है? संदीप पवार जी। और क्या पूछा सर? वर्धित दंड आपने किस धारा में पढ़ा है? आईपीसी में की एक धारा में पढ़ा है ना हमने कि कुछ विशेष 75। हाँ 75, यस। क्या है 75 में? कुछ विशेष प्रकार के अध्याय के बारे में बात करता है। कौन कौन से अध्याय हैं वहां पर? एनु 12 और 17। 12 और 17। बहुत बढ़िया। अध्याय 12 और 17 से संबंधित यदि अपराध कोई सब्सिक्वेंटली करेगा तो 75 अप्लाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार का प्रावधान यहाँ 354D में भी स्पेशल बना दिया है। ठीक है, क्या समझे? सर वर्धित किसे बोलते हैं सर? वर्धित बोलते हैं एनहांस, बढ़ा हुआ, वृद्धि से बना हुआ है वर्धित। अच्छा सर, यहाँ पे ये अर्थ निकलेगा जो है चैप्टर 12 और 17 मिला के। हाँ 75 में यही तो लिखा हुआ है कि जो अध्याय 12 और 17 से संबंधित अपराध में मान लीजिए एक बार उसको कन्विक्टेड कर दिया गया, सजा हो गई उसको, या तो अध्याय 12 में या अध्याय 17 में किसी अपराध के लिए उसको दंडित कोर्ट ने कर दिया है, और वो सब्सिक्वेंटली फिर वो उसी अध्याय से संबंधित अपराध करेगा तो 75 अप्लाई होता है। ओके। लेकिन चूंकि यहाँ जो ये हम धारा पढ़ रहे हैं 354D, ये कौन से अध्याय में है सर 16 में। तो 16 में है तो 75 तो अप्लाई होता नहीं यहाँ, क्योंकि 75 अप्लाई होता है 12 और 17 पे। तो यहाँ चूंकि यहाँ स्पेशल वो 75 वाला पुट जो है इसी में डाल दिया, 354D का जो पिनल क्लॉज है इसी में बता दिया। एक तरह से ये 75 वाला, चूंकि 75 तो 12 और 17 पे लागू है, 75 यहाँ 16 अध्याय 16 पे तो लागू नहीं है। तो यहाँ स्पेसिफिक बता दिया कि अगर कोई रिपीटेडली ऐसा अपराध करेगा, एक बार उसको दंडित कर दिया गया और वो दोबारा फिर ऐसा ही अपराध करेगा, स्टॉकिंग का ही अपराध करेगा, तो उसको सेकंड टाइम जब कोर्ट हियरिंग करेगी, सेकंड टाइम जब उसको कन्विक्टेड करेगी, तो फिर उसको वर्धित दंड से दंडित किया जाएगा। 3 साल तक नहीं, उसे 5 साल तक की सजा दी जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है भाई? यस सर। सर हाँ जी, क्या कह रहे हो संजीव जी? जी सर, समझ में आ रहा सर। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। अब देखिए 355 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 356 देखिए। 356 को वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय ए पर्सन, whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। देखिए धारा 356, कोई बताएगा इसका कहाँ इस्तेमाल होता है ज़्यादा?
जी चैन स्नैचिंग वगैरह। यस, रजत मिश्रा बता रहे हैं कि जो चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, किसी के थैला छीन के कोई भाग गया, तो उस तरह के अपराध पर 356 अप्लाई होता है। समझ आ गई होगी कहानी। 356 जो लगेगी स्नेचर्स पे लगेगी, जो आपके शरीर पर पहना हुआ, धारण किया हुआ कोई भी वस्तु संपत्ति को छीनने के उद्देश्य से बल प्रयोग करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा, तो वैसा व्यक्ति धारा 356 के तहत बुक किया जाएगा। क्लियर है भाई? सही है था? समझ आ रहा है? यस सर, क्लियर है सर, यस सर। चलिए 357 358 आप सेल्फ पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आ जाइए, अगला जो आपका एरिया शुरू होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए इसको। ये बात कर रहा है ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर के विषय में बात करता है। व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में बात करता है। धारा 359 से ये मामला शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं ये वाला हिस्सा। 359 इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। यहाँ आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सवाल आपका यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, तो बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझने वाली बातें हैं। 359 बात करता है किडनैपिंग। किडनैपिंग को अक्सर हम लोग अपहरण बोलते हैं सामान्यतः बोलचाल की भाषा में, जबकि वो गलत होता है। ठीक है, किडनैपिंग जो है व्यापहरण होता है, व्यापहरण। ठीक, व्यापहरण और अपहरण दो शब्द हैं अलग अलग, लेकिन सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी का अपहरण हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि उसको किडनैप कर लिया गया है। जबकि सामान्यतः किडनैप का मतलब है, किड माने क्या होता है भाई? बच्चे सर। हाँ, तो सामान्यतः जो है किडनैपिंग जो बात की जाती है, दो किस्म की ये होती है किडनैपिंग एक्चुअली। ठीक है, तो दो किस्म की किडनैपिंग है, उसको इस प्रकार समझेंगे हम। 359 यही बात कर रहा है, 359 यही बता रहा है कि व्यापहरण कितने किस्म का है। तो 359 कह रहा है किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये कह रहा है व्यापहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। समझ आया? विधिपूर्ण संरक्षकता का मतलब क्या है, कि कोई ऐसा बालक है, ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी की गार्जियनशिप में है और उसकी गार्जियनशिप से उसको हटाया जा रहा है, तो एक प्रकार का तो ये हो गया व्यापहरण। वहाँ तो हम एज के विषय में बात करेंगे, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका है या 16 वर्ष से कम आयु का बालक है। ये ध्यान रखना, उम्र का मामला। प्रीलिम्स में आपसे ये उम्र संबंधी सवाल भी पूछा जा सकता है। तो किडनैपिंग के लिए यदि बालिका है तो 18 वर्ष से कम आयु, और बालक है तो 16 वर्ष से कम आयु। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? यस सर। और दूसरा Yes, है, sir. दूसरा है यदि किसी को भारत से बाहर ले जाया जाए तो फिर वहां आयु की कोई सीमा किडनैपिंग में नहीं रह जाती है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को यदि भारत से बाहर ले जाया जाता है तो तब भी उसको किडनैपिंग बताया गया है 359 में। तो दोनों किस्म आपको किडनैपिंग की समझ आई? हाँ जी सर। रागनी दीक्षित जी। तो अपहरण में हाँ जी, सर वो तो अबडक्शन में आ जाएगा ना। कौन सा?
वो पाए जी। भारत सरकार किसी को अगर सर कोई आदमी है वो नाबालिग नहीं है बालिग है तो वो भी किडनैपिंग करेगा। हाँ यही तो बता रहा हूँ मैं, और क्या समझा रहा हूँ। कंसेंट देखेंगे सर उसकी। अरे कंसेंट से अगर जा रहा है फिर तो कुछ है ही नहीं, है नहीं। कोई अपनी मर्जी से अगर किसी के साथ जा रहा है और वो बालिग है तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं बचता। यहाँ 359 को समझ लीजिए। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। व्यापरण दो किस्म का होता है, ये 359 समझा रहा है। और ये कह रहा है कि भारत में से व्यापरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण। 359 केवल इतनी बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? भारत जी। भारत में से जो व्यापारण है उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई सी भी एज हो सकती है। हाँ वही तो, यही तो मेन फंडा तो यही आएगा ना। ठीक है ना, आगे आगे समझेंगे इसको। अभी तो आप केवल 359 की दो किस्में समझ लो। 360 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, whoever conveys any person beyond the limits of India। एनी पर्सन आया है यहाँ, एनी पर्सन को अंडरलाइन कर लीजिए। विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथोराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। 360 कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवेश कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापरण करता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ व्यक्ति शब्द है, व्यक्ति की किसी उम्र का कोई हवाला 360 में नहीं दिया गया है। तो इससे क्या साबित होता है कि वो व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब 361 देखेंगे। 361 दूसरे किस्म की बता रहा है किडनैपिंग। जो 359 में दो किस्म किडनैपिंग के हमने पढ़े हैं, अब 361 दूसरे वाली किडनैपिंग बता रहा है। ये कह रहा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, whoever takes or entices any minor under 16 year of age of a male or under 18 years of age if a female or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। क्या समझे बाबा? 361 में ये दूसरी किस्म की बता रहा है। 359 में जो दो किस्में पढ़ी थी उसकी पहली किस्म तो हमने 360 में पढ़ी, दूसरी किस्म हम 361 में पढ़ रहे हैं। दूसरी किस्म कह रहा है कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। ये कह रहा है कि जो कोई किसी अप्राप्त व्यय को, अप्राप्त व्यय तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है। अप्राप्त व्यय क्या होता है? सर जो माइनर है, जैसे इसमें बताया कि जो मेल है वो 16 ईयर्स से कम और जो फीमेल है वो 18 ईयर्स से कम होना चाहिए। आगे के बिना अगर उन्हें कहीं कोई ले जाता है तो वो इस अपराध की श्रेणी में आएगा। जी बहुत अच्छी बात है। तो अप्राप्त व्यय शब्द का मीनिंग पूछा था मैंने कि अप्राप्त व्यय क्या शब्द है। ये आपने तो इसकी अंग्रेजी बता दी कि माइनर है जी। सर ऐसा व्यक्ति मतलब जिसको अपने अच्छे भले बुरे का ना पता हो, जिसने भी इतनी एज ना हो कि वो क्या उसका मतलब ये डिसीजन ना ले पाए कि क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, जब तक इस एज में ना आ जाए वो। अच्छा। तो ये वाली एज ना वो कर ले, वो प्राप्त कर ले, उसको प्राप्त उसमें रखेंगे सर। चलिए बहुत अच्छे से आपने समझाने का प्रयास किया, बहुत बढ़िया। लेकिन सीधी सी बात है, अप्राप्त व्यय का मतलब है कि जिसने अभी तक वयस्कता प्राप्त ना की हो। बस अच्छा बुला भला बुरा समझने की तो अकल, कई लोग बूढ़े हो जाते हैं उन्हें तब तक भी नहीं आती,
है ना। ये तो सही है सर। हाँ, तो ये कोई वो सर पैरामीटर नहीं है 361 के अंतर्गत सर ना, क्या। ये सर 361 के अंतर्गत जो है जो माइनर होते हैं। हाँ, बस उसमें एज ध्यान रखिएगा, इस एज पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो बालिका, सर यही देखना है 361 के अंतर्गत आता हो सर बस। हाँ यही देखना है आपको कि एज फैक्ट, एज पे सवाल मैं बता रहा हूँ कि आपसे प्रीलिम्स में एज पर भी सवाल आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ एज जो है वो बालक के लिए 16 साल है और बालिका के लिए 18 साल है। देखिए सामान्यतः वयस्कता की एज जो है वो 18 साल है, लेकिन इस धारा में यहाँ वर्गीकरण कर दिया गया है, बालक अलग रख दिया है, बालिका अलग रख दी है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप सामान्यतः वहाँ आँख मूंद कर 18 वर्ष मत लगा देना। अगर वहाँ बालक के विषय में बात पूछी गई हो तो आपको 16 वर्ष जवाब देना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी आप वैसे ही हल्के में लो ना उसको कि भाई वयस्कता तो 18 साल होती है, और आप वहाँ आँख मूंद के बाप पूछ रहा हो बालक के विषय में, और आप वहाँ जो है उसको भी 18 साल लगा दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तो इसको समझने वाली बात है। और संरक्षकता में एक चीज़ तो ये है कि जो बालक और बालिका हैं वो संरक्षकता में रहते हैं, और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो कि विकृत चित्त व्यक्ति है। तो विकृत चित्त व्यक्ति किसी भी एज का हो वो संरक्षकता में ही रहेगा, वो 18 साल का हो जाए या 20 साल का हो जाए या 50 साल का हो जाए, वो विधिपूर्ण संरक्षकता में ही रहता है किसी न किसी की। इज दैट क्लियर। तो वहाँ उसकी संरक्षक की सम्मति के बिना यदि उसको बहका ले जाता है या क्या करता है, उसको एंटाइज करता है, ठीक है, वर्ड आया है कौन सा, whoever takes और entices any minor। समझ आया कुछ। entices क्या होना है, entices किसे कहते हैं, बहलाना, फुसलाना, बहकाना, ठीक है। इस पर इन धाराओं पे ना मेंस में भी बार बार सवाल आता है, प्री में भी सवाल आता है, ये ध्यान रखना। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कह रहा है, द वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्त व्यय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। तो इसमें एक शब्द तो अप्राप्त व्यय आया है और दूसरा आया है अन्य व्यक्ति। ये अन्य व्यक्ति कौन है भाई, जी अन्य व्यक्ति सर ये विकृत चित्त आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो विकृत चित्त व्यक्ति है वो अन्य व्यक्ति में आ जाएगा। और यहाँ विधिपूर्ण संरक्षक शब्द के अंतर्गत हर वो व्यक्ति आता है जिसको ऐसी संरक्षकता का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया हो। समझ आया कुछ। संरक्षक कौन होते हैं हमारे भाई नॉर्मली, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हमारे माता पिता, और माता पिता की एब्सेंस में वह व्यक्ति जिसको लॉफुल वगैरह ये हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब संरक्षक की श्रेणी में आएंगे। और इसके एक्सेप्शन भी, इसका 361 का एक्सेप्शन भी कुछ कह रहा है। एक्सेप्शन कह रहा है कि दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर of an illegitimate child or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose। ये कह रहा है कि इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं होगा जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज शिशु का पिता है, ठीक है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए
ना किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति पर ये अपवाद लागू होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि कोई अधर्मज शिशु है, उस अधर्मज शिशु का वो अपने आप को पिता मानते हुए उसको ले जाता है अपने साथ, तो वहाँ वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आया कुछ? लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट है वो दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए नहीं होना चाहिए। अगर ये साबित कर दिया जाए कि ये अपना आप को पिता तो मान रहा था और पिता मानते हुए सद्भावपूर्वक ये ले गया, लेकिन सद्भावपूर्वक शब्द तो तब हट जाएगा ना सॉरी, यदि वो अपने जो उसका ऑब्जेक्ट है उस बच्चे से कोई अनैतिक कार्य कराने के लिए ले जाए, ठीक है, उसके साथ कोई दुराचार करे, तब ये एक्सेप्शन काम नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन हवा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है पवार साहब? और ये मामला अपवाद में आ रहा है, ये साबित करने का भार किस पे होगा संजीव कुमार? सर संरक्षक पर सर, राज्य पर सर, एक्यूज्ड पर सर। संरक्षक पर, राज्य पर, एक्यूज पर, 3 ऑप्शन तो आगे, एक चौथा ऑप्शन और दे दो भाई, कोई एक पेपर, एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो करेगा सर। भाई मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ कि आपका मामला अपवादों के अधीन आ रहा है, ये साबित करने का भार एक्यूज पर होता है, एक्यूज पर होता है, एक्यूज पर होता है। यार तुम्हारे लिए कोई और क्यों साबित करेगा आके? दर्द किसे है? इंजेक्शन तो वही लेगा ना जिसे दर्द है। दर्द किसे है? जो एक्यूज है, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो उसी को तो साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि मेरा मामला तो इसमें जा रहा है अपवादों में। और साबित कहाँ से करेगा वो? जी कहाँ से साबित करेगा? सर चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 से सर? नहीं, चैप्टर 4 तो एक एक्सेप्शन का अलग से चैप्टर है। चैप्टर 4 तो एक्सेप्शन का, एविडेंस एक्ट में कहाँ साबित करेगा? 103 आमना मैम क्लास में है और एविडेंस उन्होंने पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे से। सर 101 में। और कोई? 102 में, सारी धाराएं बता दो। 102 में सब का बात सारे पूछ रहे सर। मैम 101 एविडेंस एक्ट। मैम मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपका, हाँ गुड इवनिंग मैम, 5 मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आपका मामला अपवादों के अधीन आ रहा है, ये एविडेंस एक्ट में आप कहाँ साबित करोगे? 105 में पिटाई होगी तुम सबकी। नाक कटवा रहे हैं मैम आपकी ये। अरे मेरी नाक बचा लो। यस सर 105 में सर, है ना? सॉरी सर। फीस देंगे ना सर, ये तभी पढ़ेंगे ठीक से। इनको मजे आ रहे पूरे, इनकी पिटाई करूंगी मैं जहाँ से जवाब नहीं आ रहा। मेरी नाक न कटाओ भाई, इसमें क्या नाम है, सदफ। ऐसा ना करो। नहीं मैम नहीं, मैंने गलत रखा है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, तो मुझे सवाल का जवाब है कि हमने मैडम नाक कट रही। मैं भाई तो बचा लूं नाक जितनी बचे, वैसे तो कटी पड़ी नहीं मैम, मतलब बस थोड़ा सा, थोड़ी सी माफ कर दो है असल में, इसलिए थोड़ा सा सही नहीं हो पाता। अरे नहीं, डोंट बी प्रेशराइज योर माइंड, ऑलवेज फाइंड गुड थिंग्स। अरे आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ो बिल्कुल, ठीक है ना? तो यस सर। अपवाद समझ आ गया 361 का? जी सर। चलिए देखिए, ये सवाल आपको 101% मिलने जा रहा है कि साबित करने का भार किस पे होगा। अपवादों के अधीन मामला आएगा तो एक्यूज पे होगा। अगर एक्यूज साबित करेगा तो वो कहाँ करेगा? एविडेंस एक्ट 105 में करेगा, ठीक है? तो इनको
आप लोग मुझे लग रहा है कि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। जो हम लोग यहाँ आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं बताने का, उसको आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। केवल यहाँ 1 घंटा हमारे साथ पढ़ लेने से आपका जो ज्ञानवर्धन है वो इतना शार्प नहीं होगा जितना आपका रिवीजन से होगा। ठीक है, तो चलिए मैम आ गई हैं तो क्लास संभालिए, बाकी धाराएं कल की क्लास में पढ़ेंगे। वेलकम मैम, प्लीज़ कंटिन्यू।